आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमको सपोर्ट करें। सपोर्ट करने के लिए जो ऊपर आप क्यूआर देख रहे हैं उसमें उसको स्कैन करके आप सपोर्ट कर सकते हैं। हमारे सब्सक्रिप्शन प्लान्स ज्वाइन करके आप हमारे मेंबर बने और हमारे नेशनल नैरेटिव्स फंड में कंट्रीब्यूट करें। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है या जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें। जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है वे बेल आइकॉन अवश्य दबा दें। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज हम बात करने जा रहे हैं केजरीवाल जी की कि भाई केजरीवाल जी का जो सारा मामला है वो आखिरकार क्या है। हमारे साथ हैं कर्नल RSN सिंह, पूर्व MI एंड रॉ ऑफिसर। आपका स्वागत है, एंड ऑथर। तो आपका स्वागत है RSN सिंह जी। नमस्कार। ये जो पूरा नमस्कार। का पूरा जो कल जो केजरीवाल वाला किस्सा हुआ है उस पर आपकी क्या टिप्पणी है? देखिए, मैं कल से बड़ा चिंतित हूँ कोर्ट के रवैये पे। जो भी फैसला आया है इसका बड़ा परिणाम होगा, और ये पॉलिटिक्स से ज्यादा ये जियो पॉलिटिक्स से रिलेटेड ये पूरा जो ये खालिस्तानी एलिमेंट्स जो हैं और जिहादी एलिमेंट्स हैं, वो उनकी विजय है। ये भारत की राजनीति की विजय नहीं है, ये इनमेकल जियो पॉलिटिक्स की विजय है। और जब मैं कहता हूं कि इसके बड़े दूरगामी और व्यापक परिणाम, तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक प्रेसिडेंट तो सेट हो गया। हालांकि माननीय जज साहब लोगों ने ये क्लैरिफाई किया है कि हम नहीं, इसका कोई प्रेसिडेंस नहीं, इसका कोर्ट किया जाएगा वगैरह वगैरह, उन्होंने कुछ ऐसी बात कही है। लेकिन वो नामुमकिन है। वो नामुमकिन है क्योंकि जब किया जाएगा तो इस तरह से कोर्ट किया जाएगा किसी भी हाई कोर्ट या किसी भी दूसरे कोर्ट में कि साहब ऐसा ऐसा हुआ था, वो स्पेशल सर्कमस्टांसेस थे, और उस जजमेंट से यही निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि स्पेशल किसी भी सर्कमस्टांसेस को एक अलग नजरिए से देखा जाए, आई केस के रूप में देखा जाए, और कोर्ट अपना उस पर विवेक इस्तेमाल करे। तो इससे आप ये कहना है दिस इज ऑल्सो अनकॉन्स्टिट्यूशनल टू से नहीं सेट ये कोर्ट होगा इसका। शायद ये पूरा ये आर्टिकल 142 144 इसमें शायद उसमें उसमें कवर्ड है ये पूरा। और चुनाव तो हमारे देश में हर मौसम में होते हैं। अभी लोकसभा का चुनाव हो रहा है, इसके तुरंत कुछ ही दिनों के बाद आप देखेंगे एक दूसरे मौसम में एक दूसरा चुनावी मिजाज होगा। किसी स्टेट में इलेक्शंस हो रहे होंगे, तो ये तो अभी पूरे होने वाले साल हैं ना, महाराष्ट्र के इलेक्शंस हैं अक्टूबर में, जी महाराष्ट्र और जी हरियाणा के अक्टूबर में है। और उसके बाद जनवरी फरवरी पहुंचते दिल्ली के इलेक्शन हो जाएंगे। फिर उसके बाद फिर बिहार के इलेक्शन हो जाएंगे। तो ये तो सारा चलता रहेगा, ये तो सतत प्रक्रिया है जी यहाँ जी। की। तो ये देखिए, ये पहली बात कि एक पूरी प्रक्रिया हम जिसको हम वॉच कर रहे थे। पहले कहा गया कि नहीं भाई, इनका तो कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है नहीं। उसके बाद इनको कहा गया, फ्रॉड किया गया कि आप बिल बिल क्यों नहीं अप्लाई करते। तो ये इंटरिम बेल के द्वारा एक तो संदेश जरूर चला गया है पूरे पॉलिटिकल क्लास को और उस प्रवृत्ति के लोगों को कि भाई कोई ये बहुत बड़ी बात नहीं है, अरविंद केजरीवाल ने कोई क्राइम नहीं किया है। वो चाहे वो शीश महल बनाए या वो गजेंद्र सिंह को लटका दे, वो किसी को सुइसाइड करवा दे या कुछ भी कर ले, वो शराब घोटाला कर ले, ये राजनीति में ये सब चलता रहता है। दिस इज द मैसेज दैट हैज गॉन टू द कंट्री। इस बात को नकारा नहीं जा सकता है। और तब मैं ये एक और जो सबसे बड़ी बात है,
और ये मैं मानता हूं कि ये संविधान के बुनियादी कॉन्सेप्ट पर, बुनियादी सिद्धांत पर ये एक सबसे बड़ा चोट है, और वो सिद्धांत है इक्वालिटी बिफोर लॉ। जी जी। इस पर यह सबसे बड़ा चोट है। और मेरे ये जो तमाम लोग जो दुहाई दे रहे हैं संविधान की, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं और कि इस पर तुरंत इस पर कार्रवाई और मजबूर करे सुप्रीम कोर्ट के कि एक लार्जर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच इस पर बैठाने के लिए। बिकॉज दिस होल कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज हैज बीन क्वेश्चन। उसके एडिफिस पर एक सबसे बड़ा चोट है। और अगर आप देखेंगे 1976 के बाद से, ये मिसेस गांधी के बाद से, ये सबसे बड़ा प्रहार है भारतीय संविधान के ऊपर में। जो दलीलें पेश की गई सुप्रीम कोर्ट में ईडी के द्वारा, वो बिल्कुल सही दलीलें थी कि एक दुकानदार है, उसका भी दुकान सफर करता है, जो जब जेल में होता है। एग्रीकल्चर जो एक फार्मर होता है, उसकी खेती सफर करती है। सबका कुछ ना कुछ सफर करता है। आपको क्या किसी पॉलिटिशियन बनने को किसी ने आपको दावत दी थी क्या? आप तो क्या क्या छोड़ के मदर हो गया, वो मिस तेरेसा के साथ आप थे, किसके साथ थे, उसके बाद आपने क्या एनजीओ खोला, क्या क्या किया, उसके बाद आप पॉलिटिक्स में आ गए। तो क्या आपने उसके लिए फेवर किया था क्या? तो पॉलिटिक्स इज अ प्रोफेशन। जस्ट एज जजेसशिप, जस्ट एज, कल को इनको तो खैर जज लोगों को इम्यूनिटी है, कोई वकील कह दे, वकील को खून करके कह दे, कहता है मेरा तो प्रैक्टिस सफर कर रहा है, तो उसका ऐसा होना चाहिए कि उसको सुबह छोड़ दीजिए, 10 बजे दोबारा उसको गिरफ्तार कर लीजिए। तो ये तो कोई ये लॉजिक नहीं बनता है इसका। और दूसरी बात ये पूरे हम लोग किस लिए स्ट्रगल कर रहे हैं दीक्षित साहब? हम और आप यहां पे बैठे हुए हैं सिर्फ ये तय करने के लिए कि भारत की जो दिशा और दशा हो वो सही हो, राष्ट्र निर्माण में हमारा कुछ योगदान हो। तो क्या जज साहब लोग का उनका कोई दायित्व नहीं बनता? राष्ट्र निर्माण में उनका कोई योगदान नहीं? व्हाट इज योर कॉन्ट्रीब्यूशन? आपका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है? आप अगर ये पूरी जो इलेक्शन प्रोसेस है, इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू प्रॉबिटी इन पब्लिक लाइफ। यू आर नॉट कंसर्न अबाउट इट। और आप देखिए कि इन्होंने कहा कि इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, ही इज नॉट ए हैबिचुअल ऑफेंडर। जज साहब, आई एम सॉरी टू से, आप अखबार तो पढ़ते होंगे ना, टेलीविजन भी देखते होंगे, अखबार भी पढ़ते होंगे। वो दूसरी बात है कि आप वो एक अलग आइसोलेटेड दुनिया में रहते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन आपको तो मालूम होगा जज साहब, कोई भी चरित्रवान आदमी पब्लिक के पैसे से 50-60 करोड़ का शीश महल बनाएगा? इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑन दैट मैन एंड हिज फैमिली, इफ आई डेयर से सो। ये केवल उसका केस नहीं है, ये बंटी बबली का केस है। बबली को भी कम मत समझिएगा, जब से वो पब्लिक लाइफ में आई है, एक तो आपको ये दिखता नहीं? जज साहब, ये आम आदमी का शिट स्टिंक करता है और इस आदमी का शिट स्टिंक नहीं करता है। आम आदमी किसी तरह से काम चला लेता है और इसके टॉयलेट में, इसके कमोड में टेम्परेचर कंट्रोल्ड
डिवाइसेस हैं। दिस इज एन अब्यूज ऑफ पावर जज साहब, अब्यूज ऑफ पब्लिक मनी। और आप कहते हैं इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। ये तो पूरी दुनिया देख रही है। उन्होंने ये भी कहा कि ये कन्विक्टेड नहीं है। जज साहब, जब ट्रायल होगा तब ना कन्विक्टेड होगा। मतलब क्या आप ऐसे 24 तो आप जानते हैं, ऐसे तो हार्डेंड क्रिमिनल पता नहीं कितने सारे हैं जो पहले कन्विक्टेड नहीं है, पहले कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। पीएफआई के जितने भी लोग पकड़े गए उनका कोई प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। क्रिमिनल का है। अमृतपाल सिंह का कोई प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। अमृतपाल सिंह का जब नाम लिया तो उन्होंने कहा नो दैट इज ऑन अ डिफरेंट फुटिंग। उसका भी कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, क्रिमिनल एंटीसीडेंट नहीं है। हाँ, उससे खतरा जरूर हो सकता है, लोगों को ये कहा जा सकता है कि साहब ये खतरनाक आदमी है। तो ये जो है ना, इट इज अ वेरी स्लिपरी स्लोप। जी जी दीक्षित, ये माननीय जज साहब लोग, आप थे उस समय, आप लोग सब कोर्ट में थे। वो दृश्य याद कीजिए, वो 26 जनवरी 2014, ये आदमी चीफ मिनिस्टर था। एज अ चीफ मिनिस्टर इसको जो जगह दी गई थी, ही डिसाइडेड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ही सेड आई डोंट बिलीव इन दिस रिपब्लिक। एक्चुअली इसको तो इसी स्टेटमेंट पर इसको बर्खास्त कर देना चाहिए था। इसको जो जगह दी गई थी वो था जंतर मंतर। वहां से उठ के ये आ गया रेल भवन में। रेल भवन में ही स्टार्टेड डिस्टरप्टिंग द प्रिपरेशंस फॉर द रिपब्लिक डे परेड। उसके बाद से ये अपनी गंदी सी शक्ल लेके, वो रजाई वहां लेके, वो सारे वहां पे चारवाई भी पहुंच गए, रजाई भी पहुंच गए, सब कुछ पहुंच गए। आह्वान देने लगा कि यहां पर 10 लाख लोग इकट्ठा होंगे, 20 लाख लोग इकट्ठे होंगे। हम इस रिपब्लिक डे पर विश्वास नहीं करते। हम तय करेंगे कि भारत का होम मिनिस्टर शिंदे कहां बैठेगा। मैं एनार्की में बिलीव करता हूं। तो जज साहब, ये ना इंडिया का वर्स्ट क्रिमिनल भी ऐसा काम नहीं करेगा। और आप कहते हैं कि इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। इसके जो खालिस्तानी लिंक्स हैं तमाम अखबारों में हैं, कोर्ट के सामने भी पेश किए गए हैं, एनआईए की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जो खालिस्तानी लीडर्स हैं उनके बयान आए हैं। और ये भी बयान है कि इस चुनाव में नहीं दीक्षित साहब, इसके पहले वाले चुनाव में आईएसआई ने इसके इलेक्शन में 1400 करोड़ रुपए खर्च किए थे। और आपको मालूम है कि जो आर्थिक हालात हैं आईएसआई के, इट वाज ऑल नारकोटिक्स मनी। इट वाज नारकोटिक जज साहब, एंड यू से ही हैज नो क्रिमिनल रिकॉर्ड। जज साहब, वो फिर आप याद कीजिए इसके टेरर लिंक्स। ये वही आज जज साहब जिसने सर्जिकल स्ट्राइक को क्वेश्चन किया था, उसने सवाल या निशान लगाए तो पूरा पाकिस्तान लैप्टेड अप जज साहब। और मैं फिर से कहता हूं ये बात कि जब आप प्रॉक्सी वॉर में कोई ऐसा काउंटर प्रॉक्सी वॉर करते हैं, तो इट इज मेनली फॉर द इट इज ऑल्सो मेजरली फॉर द कंजम्पशन ऑफ द पीपल ऑफ दैट टारगेट कंट्री, ताकि वहां के लोग अपने जो हुक्मरान हैं उनको डिटर करें। उस आदमी ने सब इस आदमी ने यह भी कहा कि बाटला हाउस एनकाउंटर फॉल्स है। टुकड़े टुकड़े गैंग का आर्किटेक्ट ये तो भूल गए जज साहब, और कहते इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। साहब, ये इतना डायबॉलिकल क्रिमिनल है, ये इतना डायबॉलिकल क्रिमिनल है कि इसने एक गजेंद्र सिंह नाम के फार्मर को सेटअप किया था। वो बड़े अच्छे घर का था वो आदमी। उसको ले आया यहां पर, उसको आश्वासन दिलाया कि थोड़ा तमाशा करना, एक मैसेज देना है, लटकने का नाटक करना, हम तुमको लटकने के पहले हम बचा लेंगे। वो लटक गया और उसको उसको डेलिबरेटली ही वाज किल्ड। और उसी के आसपास
This diabolical man set up another fellow called Grewal. He was induced into suicide. हरियाणा का रहने वाला था। तो कहा कि देखिए फार्मर जो है वो डिस्ट्रेस में है लोन के कारण, और ये जो फार्मर और जो ये सोल्जर है ये ओआरओपी से खुश नहीं है। ही हैज कमिटेड। बाद में पता चला कि वो टेरिटोरियल आर्मी का था वो। तो ये इतना बड़ा डायबॉलिकल क्रिमिनल है। और जज साहब आपको ये मालूम है कि इस आदमी ने स्टडी लीव के दौरान इसने एनजीओ खोला था, क्योंकि अगर हम बाहर नहीं जानते सिविल सर्विसेज में क्या है, लेकिन फौज में ये कोर्ट मार्शल ऑफेंस। और आप कहते हैं कि इसका इसका क्रिमिनल ये नहीं है। और ये जो लोग इसके बचाव में आ रहे हैं, आज तो ये भी खबर आई है कि एलजी को कहा गया है कि इसके लॉयर्स के पैसे भी भरे गए। और ये सब इसके जो लॉयर्स हैं ये कौन है साहब? दे आर ऑल व्हाइट कॉलर क्रिमिनल्स, अर्बन नक्सल्स। मैं नहीं कह रहा, एक पूर्व चीफ जस्टिस ने कहा कि द कोर्ट इज इन द सुप्रीम कोर्ट इज इन द हैंड ऑफ फिक्सर्स। ये लोग कौन हैं आप सब जानते हैं। जज साहब आप एक बात बताइए कि जो वकील खड़ा होता है और जिसने वो रास्ता दिखाया कि किस तरह से जज बनते हैं, ही शोड अ रूट, वो पूरी दुनिया देखी। जज साहब उसको आप इतनी इज्जत क्यों देते हैं? मैं बड़ा पढ़ता हूँ ये कि ये दे स्टडीड टुगेदर इन सेंट कोलंबस एंड दे स्टडीड टुगेदर इन सेंट स्टीफेंस, और एक कलीग से आज भी बहुत अच्छे दोस्त हैं। अरे जहां भी पढ़ा हो उसका चरित्र क्या है? उसने तो ये दिखा दिया ना कि जज कैसे बनते हैं, एक ये भी रूट है। और माननीय जज साहब साहब क्या आप ऐसे ऐसे डिबॉच को अपने घर के ड्राइंग रूम में बैठाएंगे अपनी पत्नी और अपने बेटी के उपस्थिति में? ये आपका मॉरल यार्डस्टिक है। और यहां तक साहब ये तो इतने जो ये कोर्ट फिक्सर्स का इन्होंने तो प्लांटेड द चीफ। आपको याद है ना, एक एक को ये दिस गैंग दिस लॉयर्स हैं, इन्होंने एक को इम्पीचमेंट प्रोसेस पे डाला था, एक को आखिरी में दे प्लांटेड अ वुमन ऑन हिम। और अपने एक बात मैं बता दूं दीक्षित साहब, ऐसा है कि कोई मुझे 15 साल हो गए टेलीविजन पे आते हुए, और मैं इन सबके साथ बैठा हूं कोई ना कोई डिबेट पे। दे आर मेन ऑफ वेरी वेरी एवरेज इंटेलिजेंस, वेरी वेरी एवरेज इंटेलिजेंस। आप इनके आजकल तो थैंक गॉड द प्रोसीडिंग्स आर बीइंग टेलीकास्ट, इनके आर्गुमेंट पढ़ो। वो जीरो लॉस थ्योरी आपने नहीं सुना था? अब पता नहीं कहाँ गई वो जीरो लॉस थ्योरी। हाँ? और ये आदमी, आप थोड़ा सा आप अपना वो कर लेंगे ये आ, आप चेक करना। आपको याद है एक बार राजस्थान में जब असेंबली पोल्स हो रहे थे, तो कोई राम मंदिर से लेकर कोई मुद्दा था, दे प्रिवेल्ड ऑन द जुडिशियरी टू पोस्टपोन द हियरिंग इन डेफरेंस टू द पोल्स, कि पोल्स कहीं उससे इफेक्ट ना हो जाए बीजेपी के फेवर में, इस तरह का। और मैं जब कह रहा हूं ये मेडियोकर, आपको याद दिलाता हूं मैं, ये सिब्बल बहुत बड़ा ये इंटेलेक्चुअल बना घूमता है ना,
मुझे जस्टिस रामास्वामी का इम्पीचमेंट केस याद कीजिएगा। ही आर्ग्यूड इन हिज फेवर इन द लोकसभा, और दीक्षित साहब जॉर्ज फर्नांडिस ने इस आदमी के चिथड़े उड़ा दिए थे, चिथड़े। हिज फेस वाज सो स्मॉल, दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट arguments, or you can say debates, in the annals of, in the annals of the parliament. जॉर्ज फर्नांडिस ने इस आदमी के चिथड़े उड़ा दिए थे, इसकी औकात बता दी थी। तो ये लोग हैं कौन? ये आपने जब वो देखा होगा जब इनका अच्छा, मैं नहीं कह रहा हूं, आपने तो खुद पब्लिक अटेंशन इनवाइट किया। आपको याद है जब आपने जजेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, कैसे बोल सकते हैं कि है? और आपको याद है कि हाउ डी राजा, whose wife is now contesting from Wayanad, I suppose, वो किस तरह से बैक डोर से वो स्लिंक इन कर रहा था, एंड दैट फेमस एंड दैट जर्नलिस्ट। तो वो चीज कोई भूल सकता है क्या? और ये सब प्रॉब्लम क्या है साहब कि व्हाई दिस। अगर आप तीनों ऑर्गन मुझसे अगर पूछें, और मैं थोड़ा सा, जब मेरा इंटेलिजेंस बैकग्राउंड है, तो देखिए साहब, आप क्या करते हैं, दिस इज अ नोन फैक्ट दैट कोई भी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव होता है वो टारगेट कंट्री में जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं उनको वो अपने पॉकेट में डालने की कोशिश करता है। तरीके बहुत होते हैं, तरीके 3 Ws होते हैं। तरीकों में बच्चे का, हमारे केस में तो बच्चों का एडमिशन एक बहुत बड़ा तरीका है, ठीक है ना, कि भाई हम आपको हार्वर्ड में आपके बच्चों को दिलवा देंगे, आप चिंता ना करें, आप ही विल बी लुक्ड आफ्टर, ही विल बी गिवन स्कॉलरशिप, ठीक है। हमारे यहाँ ये एक तरीका बहुत अच्छा है ये। तो हमारे यहाँ क्या है कि अगर तीनों ऑर्गन आप देखें, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, तो मेरी बात मानिए कि सबसे जो वल्नरेबल एंड मोस्ट मैनिपुलेशन बाय एक्सटर्नल पावर्स इज द जुडिशियरी। इसलिए क्योंकि जो इन्होंने डायनेस्टिक कल्ट बना रखा है। अब है क्या कि एक जज साहब हैं, उनके बेटे हैं, अब सबको मालूम है कि ये लॉ पढ़ रहा है, ये हार्वर्ड में लॉ पढ़ रहा है, ये वहां लॉ पढ़ रहा है? तो इसको एक आदमी को बस इसको आप 2-3 ऐसे लोगों को मैनिपुलेट कर लो, एंड यू हैव मैनिपुलेटेड द कंट्री। तो ये वहीं से इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। मेरी समस्या क्या है जज साहब कि और ये लोग इतने वल्नरेबल होते हैं। आप लोग तो चलिए, आप आईएएस में थे, यू हैड अ प्रीलिम्स एग्जाम्स एंड देन यू हैड अ मेंस एग्जाम एंड देन यू हैड एन इंटरव्यू। इनके लिए दीक्षित साहब, प्रीलिम्स भी इनका बाप, मेन एग्जामिनेशन भी इनका बाप, इंटरव्यू भी इनका बाप। सो देयर फादर्स आर देयर एग्जामिनेशन सेंटर्स, ठीक है ना। जिंदगी में बस इनका एक ही एग्जामिनेशन सेंटर होता है और वो है इनका बाप, ठीक है। अब उसमें क्या है कि जब आप एक जज ने लिखा था, मैं उसको, सुप्रीम कोर्ट के जज ने, कि हालात यहां तक इस तरह का ये जकड़ लिया है दिस डायनेस्टिक कल्चर ने, कि आजकल वो जज लोग ना, किसी का जज का बेटा कोई वकालत पढ़ रहा है, ये वो कर रहा है, तो वो इंट्रोड्यूस कराते हैं कि मीट दिस यंग मैन, ही इज डूइंग हिज लॉ इन हार्वर्ड। ओहो, ही इज यस सन, यू आर अ फ्यूचर कलीग, यू आर अ फ्यूचर कलीग। ये इस तरीके से इंट्रोडक्शन होता है। और मुझे एक बात आज तक नहीं समझ में आई कि देखिए, आपको मैं बताता हूं कि आपने कभी सुना है क्या कि कोई अमेरिका से
बैंगलोर लॉ स्कूल में पढ़ने आया हो लॉ, या किसी भी नहीं, देश का, तो ये नालायक क्यों जाते हैं वहां पे, क्या एक चीज पढ़ने आपको जाते हैं? पता है, एक चीज आपको पता है जी कि दी यस्टरडे, कल जी के बेंच में थे, तो उनमें से एक के, नाम नहीं ले रहा हूँ मैं जानबूझ के, एक के पिताजी हाई कोर्ट जज थे और उनके जो चाचा जी थे वो सुप्रीम कोर्ट जज थे। उन्होंने रिजाइन किया था क्योंकि उनको सुपरसीड कर दिया गया था। याद करें। ना, मैं समझ गया, मैं समझ गया, और जो मैं समझ दूसरे गया। हैं, दूसरे हैं, उनके ब्रदर इन लॉ जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट जज थे जब उनको एलिवेट किया गया था। तो मैंने दैट्स वेयर यू आर एंड तो ये जो क्लब कल्चर है ना, जैसे होता है ना जिमखाना क्लब में, जब आपको एंट्री दी जाती है दिल्ली जिमखाना में, तो होता था कि साहब की आपको बुलाया जाता है डिनर पर और आपके एटिकेट्स देखे जाते हैं, और अगर जो लोग हैं वहाँ पर आपके उसमें और उनको एक को भी आपका एटिकेट पसंद नहीं आया तो आप रिजेक्ट हो जाते हो। जी 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 जी। तो उसमें मैं आपको एक और वाकया सुनाता हूँ। अ, कुछ साल पहले की बात है। एक हमारे मित्र हैं, एक अच्छे जर्नलिस्ट थे, उनको इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के लिए उनको इंडियन एक्सप्रेस का अवार्ड भी मिला था। तो उन्होंने एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की एक he did a wonderful piece of investigative journalism। एक जज साहब थे सुप्रीम कोर्ट के, चीफ जस्टिस। तो उनके बारे में उन्होंने पूरा निकाला कि वो, उनके फादर जो थे वो अलग मजहब फॉलो कर रहे थे, और इन्होंने एक मजहब सिर्फ पेपर पर इसलिए बदला ताकि जो रिजर्वेशन का जो फायदा है उसको उठा सके वो। एंड श्योर एनफ ही हैड लॉट ऑफ पॉलिटिकल पेट्रनेज। तो 10 साल जो स्टिपुलेटेड प्रैक्टिस का पीरियड है, वो 10 साल जैसे ही उन्होंने पूरा किया, his patron ensured that he's elevated to as a judge of high court। वहां पर ये हाई कोर्ट जज बन गए, और जजमेंट ये किसी और से लिखवाते थे उस समय। ये जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का मैं वो कर रहा था, उस आदमी का भी नाम है, कि वही उनका जजमेंट लिखता था। ठीक है। अब होता क्या है साहब कि अब ये सीनियर हो गए, इतने यंग थे, सीनियर हो गए, कुछ दिन के बाद इनका नाम आने लगा सुप्रीम कोर्ट के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट में जब इनका नाम आने लगा, तो हमारे, टू बी फेयर टू दी सुप्रीम कोर्ट जजेस उस समय के, कि उन्होंने कहा कि जब भी वो उनका नाम आता था तो उसका नाम एक्सक्लूड कर देते थे, और प्रेसिडेंट जो थे उस समय वो कहते थे इसका नाम कहा, तो वो लौटा देते थे, इसका नाम लिखो तब हम इसको देखेंगे। आई सेड टू बी फेयर टू दीज जजेस, दे सेड कि हम 14 जज से काम चला ले लेंगे, लेकिन इसको नहीं आने देंगे हम अंदर। एंड व्हेन हिज नेम वाज फर्स्ट प्रपोज्ड, he would have been a chief justice for 7 years। लेकिन कुछ दिन देर कुछ सालों के बाद they could not help it, he was ultimately elevated to that highest this thing। And even then, as per that investigative journalism, even then the same fellow who used to write his judgments in high court, he continued to write the same judgments। I'm talking about that investigative piece। अब होता क्या है कि उन्होंने मुझे दिखाया, मैंने कहा तो मैं कि ठीक है यार, ये तो बड़ा अच्छा आपने काम किया है। बट वो लेके गए टू वन ऑफ दीज अर्बन नक्सल्स, जो ये कोर्ट फिक्सर्स है ना, मैं नाम नहीं लूंगा, उनके पास। उस कोर्ट फिक्सर महोदय ने, हाँ इतना हिंट दे देता हूं कि ही इज अ वर्दी सन ऑफ ए वर्दी फादर। ठीक है ना, बाप बेटा दोनों कोर्ट फिक्सर मतलब माहर थे। उसके पास लेके गए, उसने 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 उसको देखा,
उसने कहा सुनो यार, तुम ना इसको मेरे को दे दो, इसको इसको छापो वापो मत, यू विल बी इन लॉट ऑफ ट्रबल। समझे कि नहीं? अब आई कैन अश्योर यू दैट ऑल थ्रू he must have used that potent investigative piece of document for blackmail। लेकिन मैं ये तो मैं आपको बैकग्राउंड दे रहा हूँ, एंड अबाउट द मॉरल स्टैंडर्ड्स ऑफ दिस एंटायर द जुडिशियल apparatus in this country। लेकिन एक आपको इससे ज्यादा मैं एक आपको मैं बड़ा अच्छा है, किसी ने ट्वीट किया है, वो सुनाता हूँ आपको। वो बड़ा अच्छा जी समअप करेगा इनकी जो एटीट्यूड है। तो कहता है साहब, माय लॉर्ड, फ्रीडम ऑफ स्पीच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल्सो माय लॉर्ड, contempt if you criticize us. Next, my lord, there must be a transparency. Also, my lord, we won't disclose our wealth. तीसरा, my lord, concept of merit is flawed for common people. Also, my lord, we can't disclose collegium meeting discussions. And last, my lord, individual rights come before religious rights. Also, my lord, 15-year-old Hindu children can marry Muslims after conversion because Islam allows it. ये इनका कैरेक्टर है। तो दैट वाज वंडरफुल। मैं कह रहा था कि देखिए, द मोस्ट, ये केजरीवाल के केस में व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इज दैट हाउ, जो मैंने शुरुआत में कहा कि ये जो डिसीजन है, इट वाज नॉट मोटिवेटेड बाय पॉलिटिक्स ऑफ द कंट्री, इट वाज मोटिवेटेड बाय द प्रिवेलिंग जियोपॉलिटिक्स ऑफ as it exists today। और इसमें मैंने कहा खालिस्तानी एलिमेंट, जिहादी एलिमेंट, पाकिस्तान एलिमेंट, और आई कम ऑन दिस। अब क्या है साहब ये कि तो किस थोड़ा तरीके, माय लॉर्ड थोड़ा लेट हो गए मुझे लगता है, क्योंकि बीजेपी ऑलरेडी 250 सीट तो क्रॉस कर चुकी है। अभी तक 4 फेज में हो जाएगा। चौथा हाँ फेज कंप्लीट हाँ होते हाँ, ही दे वुड क्रॉस 225 सीट्स। उसके बाद तो ये कुछ भी कोशिश करें, ये जियो पॉलिटिक्स वाले करें, कुछ भी करें, कुछ नहीं हो सकता, नहीं, बिकॉज मोदी बट ये 3.0 कहानी, बिकम्स इनएविटेबल। नहीं नहीं सर, नहीं सर, ये कहानी केवल चुनाव के साथ नहीं खत्म होगी। जी आप चुनाव में अगर 400 सीट ये जीत भी गए, तो मैं आपको आज बिल्कुल मैं वार्न कर रहा हूं कि यू विल रिकॉल दिस, माय मीटिंग विथ यू टुडे। ये गाजा टाइप की जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं ना ऑल ओवर यूनिवर्सिटीज, ये भारत पहुंचेगी। ये आप क्या सोचते हैं कि केवल आप आकलन कर रहे हैं, केवल आप इलेक्शन का एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, वो लोग भी कर रहे हैं, वो सब जानते हैं। यूं ही वो वायनाड से भाग के उधर नहीं गया है, रायबरेली नहीं गया है। इन सबको मालूम है कि हकीकत क्या है। दे आर प्लानिंग फॉर दी, दे हैव गिवन अप एज फार एज पोल्स आर कंसर्न्ड, आई कैन टेल यू दैट मच। वो ठीक है, थोड़ा रेटरिक इधर उधर, उनको अब लग रहा है कि कम से कम अपनी सीट बचा लो, कम से कम मैं तो चला जाऊं पार्लियामेंट में। दे आर नॉट कंसर्न कि उनका कोई कलीग जाता है कि नहीं। स्थिति ये हो गई है, लेकिन वो सब जानते हैं, तो इसलिए दे आर प्रिपेयरिंग फॉर द पोस्ट पोल फेज, जो नैरेटिव बनेगा, जो जियो पॉलिटिक्स बनेगा, उसके लिए ये तैयारी करें। और मैं उस पर आता हूं। जी मैं देखिए जियो किस तरीके से जुडिशरी को मैनिपुलेट किया जाने लगा, फॉर जियो पॉलिटिकल इम्पेरेटिव्स ऑफ द पावर्स। रफाल का मामला ले लीजिए, इन्होंने बहुत कोशिश किया, फ्रांस से जाके कोशिश किया, पहले इंटरनेशनली किया, और दूसरे तरीके से किया। फाइनली फाइनली दे टोल्ड द जुडिशरी कि आप कुछ करो इसमें। अब है क्या कि द चाइनीज, ये जो द एक्विजिशन ऑफ रफाल्स हैड चेंज, had the potential that time to change the strategic equation between India and China, especially in backdrop of the standoff। ठीक है ना? तो ये
इन इंटरेस्ट ऑफ द चाइनीज स्ट्रेटेजिक इम्पेरेटिव्स इसको जुडिशरी के एक उसको सबवर्ट करने की कोशिश की गई। ठीक है, चाइनीज भी इंटरेस्टेड थे, अमेरिकन भी चाहते थे कि स्कटल हो जाए क्योंकि देवर वो भी कॉम्पिटिटर्स थे। तो दोनों इनिमिकल पावर्स जो है वो लगे हुए थे। और आपको मालूम है कि किस तरीके से वो बंद लिफाफे में ये सब बुलाया गया। होता क्या है दीक्षित साहब कि इट इज नॉट दैट दे डिडंट वांट टू स्कटल इट द जुडिशरी। कई बार क्या होता है कि जो जो पैरामीटर्स होते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन के पैरामीटर्स होते हैं या लॉ के पैरामीटर्स होते हैं, वो अगर वायलेट करेंगे तो वो मतलब वो देश में हंगामा हो जाएगा। अभी हो रहा है। मैं ही एक डिमांड नहीं कर रहा हूं, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, मैं ही एक नहीं कह रहा हूं कि इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस इन द कंट्री। बहुत लोग कह रहे हैं। अगर ये याकूब मेनन के लिए 2 बजे रात को अगर कोर्ट को खुलवाया गया तो ये मत समझिएगा ही हैड फुल इंटेंशन ऑफ उसके डेथ सेंटेंस को अवॉइड करने के लिए, ही हैड फुल इंटेंशन। लेकिन सरकमस्टांसेस कुछ ऐसे हो जाते हैं या जो काउंटर प्रेशर्स इतने हो जाते हैं कि उसको वो नहीं झेल पाए। एंड दैट इज व्हाई आई फील डेवलपमेंट हो, हमें उसको कंटेस्ट जरूर करना चाहिए कि कम से कम अगली बार कोई जज साहब है वो समझ लें कि लोग देखते हैं, पीपल आर मॉनिटरिंग यू। अरे आज आप कुर्सी पर बैठे हुए हैं ना, अगर आप इस तरह का रवैया रखेंगे ना, दीज आर योर मॉरल स्टैंडर्ड्स, आप पोस्ट रिटायरमेंट आपको मतलब आप ऐसी एनोनिमिटी की जिंदगी के यू विल डाई बिकॉज ऑफ एनोनिमिटी। तो ये और मैंने इनका देखा है पोस्ट रिटायरमेंट रूप भी देखा। एक तो टीवी पैनल पर आते थे जी, आपको वो आदमी किसी तरीके से बैलेंस दिखता है? आपको वो आदमी एक बैलेंस पर्सनैलिटी लगता है? वो कभी इंग्लैंड से जाके कभी कुछ ट्वीट कर देता है, कभी कुछ मतलब कुछ कुछ भी बोलता रहता है वो। एक माननीय जज थे जिनको यादव ने एज रेलवे मिनिस्टर उनको एक कमीशन बनाया कि आप गोधरा रेल विद क्लियर ब्रीफ। तो उन्होंने बड़ी अच्छी फाइंडिंग की साहब कि आग बाहर से नहीं लगी हुई, इंटरनल कंबशन हुआ था। वो पढ़े ना केमिस्ट्री में, इंटरनल कंबस्टन। तो ही केम आउट विद दिस दिस ब्यूटीफुल थ्योरी। ठीक है, ही वाज आल्सो ए जज। तो आप ऐसे लोग, तो मैं क्या कह रहा था कि देख रफाल का एक मामला है, दूसरा ये जब मोदी साहब फिरोजपुर की यात्रा करते गए, आज भी मैं मेंटेन करता हूं और अभी भी वाक़ है, दैट वाज एन प्लान टू असैसिनेट मिस्टर मोदी। अब आप बताइए कि जब भी ऐसी कोई चीज होगी तो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? द गवर्नमेंट ऑफ द डे। जज साहब लोग को ये सब पता नहीं, इन देयर विजडम दे सेट कि नहीं सरकार नहीं करेगी, हम इस पर कमीशन ऑफ इंक्वायरी बैठे हैं। क्यों भाई? क्यों? तो इन्होंने एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी बैठाया एंड एज एक्सपेक्टेड वो उन्होंने एक एसपी के ऊपर में ब्लेम डाल दिया और बात खत्म हो गई। सो दिस इज हाउ ये पूरा मतलब द geopolitics has started influencing the course of judicial actions in this country. अब आप देखिए ये जो अरविंद केजरीवाल है, व्हाई इज सो इंपॉर्टेंट? आप समझते हैं इस बात को? ही इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ही हैज बीन प्रॉप्ड अप बाय इंटरनेशनल एजेंसीज। आपको मैं एक बात बताता हूं, जब ये पहली बार चुनाव लड़ा था दीक्षित साहब, तो मेरे एक मित्र थे जिन्होंने ये इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म, ये बाद में इसमें एमनेस्टी इंटरनेशनल में चला गया था और ये शेडी ऑर्गेनाइजेशंस में। तो इसके चुनाव के लिए ये लोग सभी एमनेस्टी इंटरनेशनल, ये जितने एनजीओ हैं, फॉरेन फंडेड एनजीओ सब आए थे।
तो जिस दिन वोटिंग खत्म हुई, वी वर हैविंग अ मील टुगेदर, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कितने सीट्स देते हैं इसको, को। तो मैंने कहा 15 मिल जाएंगे मैक्सिमम। कहता है नहीं, 28 मिलेंगे। 28, 28 सीट्स। और उन्होंने कहा कि ये तो मोदी साहब अगर लास्ट में अगर ये वर्लविंड अगर ये कैंपेनिंग नहीं करते तो इनको 40। और दीक्षित साहब, दे एग्जैक्टली गॉट 28 सीट्स। फिर इस आदमी ने अपने बच्चों पर कस्में खाई क्रेडिबिलिटी बाई करने के लिए कि मैं तो जीए नहीं करूंगा, ताकि अरे छोड़िए ना, मोदी साहब तो सेंटर में ना, हमको यहां पे जिताइए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके बाद इसके जो हैंडलर्स जो है बाहर में, उन्होंने कहा कि तुमको हम चीफ मिनिस्टर के लिए बैठने के लिए नहीं बनाए हैं, जाके कंटेस्ट करो उसको बनारस में। तो ठीक है, फिर ये सारे एनजीओ वहां। अच्छा, आपने इसको, मैं बर्ड, वन ऑफ हिज प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, आई मीन जो कि इसके हैंडलर्स ने किया था, टू न्यूट्रलाइज मिस्टर मोदी। और उसमें कई लोग शामिल थे इस पूरे प्रोजेक्ट में। आपको याद होगा वो इंडिया टुडे कॉन्क्लेव, इस उस इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में कहीं अटक गया था, शायद राजस्थान वगैरह ही कहीं पे। एक इन्होंने बड़ी सी जहाज भेजी थी उसको लाने के लिए। सो दैट इज वाई ही इज सो इम्पोर्टेंट। और आप देखिएगा एक और चीज, माननीय जज साहब लोग एक और बात बताइए कि मैं बताऊं आपको, माननीय जज साहब, ये जितने तिहाड़ में जो वर्स्ट क्रिमिनल भी है ना, वो भी अपने बच्चों की कसम नहीं खाएगा। ठीक है ना? तो इफ आई मे टेल, और ये हमेशा अब देखोगे ये बॉर्डर स्टेट्स कैप्चर करने की कोशिश करता है। ही इज कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन बॉर्डर स्टेट्स, पंजाब, राजस्थान, गोवा, गुजरात, इस पर गौर कीजिएगा। और वेल, आई कैन ओनली से दैट कॉम्बिनेशन ऑफ, वो नटवरलाल था, नटवरलाल, चार्ल्स सोबराज है, किम फिलिबी, ये तीनों का ये कॉम्बिनेशन है। और अच्छा। मैं आपको, नाउ यू हैव टू व्यू दिस जजमेंट इन द इन द बैकड्रॉप ऑफ द जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स। और जब मैं कह रहा हूं कि ये पोस्ट पोल पोल ये भी मतलब इट इज ऑल्सो टू एन एजेंडा फॉर द पोस्ट पोल। अब देखो साहब क्या है। अब ये आप क्या सोचते हैं कि ये इंसिडेंटल था जो सैम पित्रोदा ने बोला? नो। क्या फर्क पड़ता है? उसका पर्सनल ओपिनियन था, उसने कलर एंड रेस के बारे में बोला। सैम पित्रोदा ही इसका स्क्रिप्ट लिखता है जब ये बाहर जाता है। वहां पर उसने क्या बोला ब्रिटेन में जाके कि इंडिया इज नॉट अ नेशन। इमेजिन कीजिए, एनीबडी हु सेज कि इंडिया इज एक, भारत एक राष्ट्र नहीं है, ही डिजर्व्स टू बी थ्रैश्ड विथ चप्पल्स। कोई व्यक्ति अगर ये कहता है कि भारत एक राष्ट्र नहीं है, he deserves the same treatment which I said। दूसरा, वहां पे मतलब he meant to say India is a, he said India is a union of states, it is not a nation। तो मतलब अब वो यूनियन ऑफ केरला से उठ के अब वो यूनियन ऑफ उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने आए। आप समझ रहे हैं? उसके बाद ये दिखाइए, नॉर्थ साउथ डिवाइड का इसने उठाया राहुल गांधी। माइनॉरिटी रिजर्वेशन का इन्होंने मुद्दा उठाया, जो कि मोदी साहब ने अपने इंटरव्यू में रिपब्लिक चैनल को उन्होंने कहा कि ये हमारे संविधान पर सबसे बड़ा प्रहार है। लेकिन उससे भी बड़ा प्रहार अभी जो इन्होंने जज साहब लोगों ने किया है, ठीक है, 370 के खिलाफ। अब ये देखिए, ये सारा जॉइन द डॉट्स।
चाइनीज इन लद्दाख, चाइनीज इन अरुणाचल, चाइना को जमीन दे दी, ये दे दिया। अगेन राहुल गांधी, क्या नैरेटिव बिल्ड हो रहा है, ठीक है। उसके बाद शक्ति वर्सेस क्रिश्चियनिटी। लुक एट दिस, जॉइन द डॉट्स। पाकिस्तान का के मोहब्बत में गाने गाने लगे मणिशंकर अय्यर। पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन्स, फारूक अब्दुल्ला। और अब मैं गाजा प्रोटेस्ट की बात कर रहा हूं, जस्ट वेट, इट इज गोइंग टू अराइव इन इंडिया। और जो पहले जो प्रोटेस्ट हुए हैं, पहले भी होते थे अमेरिकन कैंपसेस में, अमेरिकन कैंपसेस में, यूरोपियन कैंपसेस में, जैसे कि वियतनाम हुआ। तो उस समय क्या होता था कि जो इस तरह के प्रोटेस्ट होते थे, देवर ऑन इश्यूज जो कि स्टूडेंट्स को डायरेक्टली जो इफेक्ट करते थे। लेकिन इसमें ये, हाउ डज गाजा इफेक्ट देम? डज इट इफेक्ट देम? और ये हमारे यहां भी आने वाला है। जस्ट एज अरविंद केजरीवाल ब्रॉट अरब स्प्रिंग इनटू इंडिया विद द हेल्प ऑफ श्रीमती ली, एक महिला थी, उसी तरीके से ये आने वाला है। और आपकी न्यायपालिका भी इसका हिस्सा है। इसका अरविंद केजरीवाल एक अहम हिस्सा है, तभी इतनी मोहब्बत दिखाई जा रही है। और मैंने जुडिशरी का रवैया माओवादियों को भी लेके मैंने बहुत देखा। मैंने सलमान जुदुम को, एक महिला है, दोज मर्डरस माओइस्ट अर्बन नक्सल्स, अरे क्या इनका रुतबा होता था? ये बताएं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर। जी, ये बताएं कि जैसा आप कह रहे हैं कि ये मोदी 3.0 तो पक्का है, उसमें तो कोई अब किसी तरह का डाउट नहीं है। अब इसको तो 21 दिन बाद तो ये वापस चला जाएगा। उसके बाद 4 तारीख को रिजल्ट आएंगे। तो 4 तारीख को रिजल्ट आने के तुरंत बाद आप कोई ट्रबल एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्या कि ये लोग कर सकते हैं? यस, यस, spade work is already being done। और कॉन्स्टिट्यूशनली डीएस्टेबलाइज करने की कोशिश की जाएगी इस कंट्री को। द जुडिशरी में बी विल बी एन एसेंशियल पार्ट ऑफ दैट डीस्टेबलाइजेशन प्रोसेस। मतलब मोदी जी तो कह चुके हैं कि ही इज गोइंग टू टेक वेरी हार्ड डिसीजंस। लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा इस मुद्दे पे। एक देयर शुड बी अ लार्ज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो ये जो जजमेंट दिया है ना, इसके ऊपर में। आई एक्सपेक्ट द गवर्नमेंट, आई अर्ज द गवर्नमेंट टू डू इट। ये कंट्री के भविष्य का सवाल है। एक बहुत ही घृणित एक संदेश गया है पूरे आवाम को। एंड आई रिएटरेट कि जो प्रिंसिपल है इक्वालिटी बिफोर लॉ, अभी तो उस पर ये मंडे को हेमंत सोरेन की भी आ रही है पिटीशन। नहीं, ये तो पेंडोरा बॉक्स खुल गए, पेंडोरा बॉक्स खुल गया है। और पॉलिटिशियन इज अ सेपरेट क्लास, ये मतलब हुआ इसका। सर, इसीलिए जब आप चेक एंड बैलेंस की बात करते हैं, चेक एंड बैलेंस की, तब तो मतलब यही आप यू आर इन पॉलिटिक्स, तो यू हैव द लाइसेंस टू कमिट एनी क्राइम। कल को आप जो कह रहे हैं कि फिर चुनाव आ रहे हैं, उस चुनाव में भी बहुत सारे लोग कहेंगे, कोई भी जेल के अंदर से वो अपना पर्चा भरेगा, वो बोलेगा कि मुझे तो कैंपेनिंग और कैनवासिंग मेरा हक है। ये तो तय कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। रामिफिकेशन सोचिए। चर्चा को थोड़ा वाइंड अप कर लेते हैं। तो आप लास्ट जो भी आप इसको सम अप करना चाहें तो प्लीज करें। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि इट इज नो कोइंसिडेंस कि इधर अमृतपाल सिंह को छोड़ा गया
कि भाई ये जाइए आप इलेक्शन लड़िए, छोड़ा और नहीं है इधर अभी, अब ये छोड़ा नहीं है, जो भी लेकिन है उसको जो परमिशन है, मतलब इट इज, एंड जो ये अभी खालिस्तानी नेटवर्क है ना साहब, उसका बहुत, द अमेरिकन्स आर solidly behind, Canadians are solidly behind them, the British government is solidly behind them, और ये सब के बीच में जॉर्ज सोरस है, और ये सब जो हमारे ऑर्गन्स है उसको सबवर्ट कर रहे हैं, और इसमें सबसे ज्यादा कोई सबवर्ट हो रहा है तो वो जुडिशरी सबवर्ट हो रहा है, क्योंकि अब इनके पास ये सारे दैट लेजिस्लेटिव रूट अब बंद हो गया है इनके लिए। तो ऑब्वियसली सारा, अगर एंड दैट डेस्परेट, भाई कोई डेस्परेटी आदमी कहेगा ना कि मैं इतने लाख रुपए हर परिवार को दे दूंगा, थोड़ा मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। जो चीज इम्पॉसिबल है तुम डिक्लेयर करो, तो दिस इज अ साइन ऑफ डेस्परेशन। दे में जी इवन दे में रिजॉर्ट टू, आई एम टेलिंग यू भाई, इन्होंने तो किया था ना 26/11, इसीलिए ने किया था कि मतलब टू डिमोरलाइज द हिंदूज, इसी के लिए किया था। उसी तरीके से जुडिशियरी जो है, ये एक कॉमन मैन को, एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन को, एक पीस लविंग सिटीजन को डिमोरलाइज कर रहा है। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल डीस्टेबलाइजेशन। यूक्रेन में क्या हुआ था साहब, आप ये याद कीजिए, वो क्या था, यूकोनोविच, उसका जो इलेक्शन हुआ था वो बिल्कुल फ्री एंड फेयर था, दैट वाज एंडोर्स्ड बाय मेनी इंटरनेशनल, उसको उठा के फेंक दिया इन्होंने। तो आजकल ये एक तरह का वेक्टर बन गया है। द डेमोक्रेसी itself has become a vector to destabilize societies, to destabilize countries. जी। तो आइए फिर देखते हैं, 4 जून का इंतज़ार रहेगा, 4 जून की प्रतीक्षा रहेगी, और उसके बाद ये किस तरह से पैन आउट होता है ये हम देखेंगे। लेकिन निश्चित रूप से जो आपका जो कंसर्न है वो पूरी तरह से वैलिड है। ये एक बहुत ही स्लिपरी स्लोप है, एक बहुत ही गलत डायरेक्शन है, एक बहुत ही गलत रास्ता है जो हमारी जुडिशरी ने लिया है। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद सुनने के लिए, और कर्नल RSN सिंह जी का भी बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। Thank you.